नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम बुक के सॉल्यूशन में वेव ऑप्टिक्स शुरू की थी। वेव ऑप्टिक्स का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम वेव ऑप्टिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसमें लगभग 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने देखेंगे। कल हमने 1 से 25 तक का सॉल्यूशन देखा था। आज अपने 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। कल थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया था। उम्मीद है आपने देखा होगा वीडियो सॉल्यूशन। साथ ही साथ आप सॉल्यूशन देखते जाइए और आंसर की को मैच करते जाइए आप। तो वेव ऑप्टिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 एक माइकलसन व्यतिकरण मापी में लैम्बडा बराबर 5896 एंगस्ट्रम का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त करने पर जब गति समतल दर्पण 0.02948 mm से विस्थापित किया जाता है तो दृश्य क्षेत्र को पार करने वाली फ्रिंजों की संख्या होगी। ये ACF एंड FRO में आया हुआ है। तो BSc का टॉपिक है ये। इसमें यदि दृश्य क्षेत्र को पार करने वाली फ्रिंजों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N, और जो विस्थापन है समतल दर्पण को विस्थापित किया है वो विस्थापन कितना है, D हो, और तरंग दैर्ध्य कितनी हो, लैम्बडा हो। तो इसका फॉर्मूला शायद आपने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि BSc का पार्ट है। ये NCERT 12वीं के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ना न्यूटन वलय मिलेगी और ना ही माइकलसन व्यतिकरण मापी मिलेगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो है N बराबर 2D अपॉन में लैम्बडा। ये फॉर्मूला होता है N बराबर 2D अपॉन में लैम्बडा। तो इससे आपको दृश्य क्षेत्र को पार करने वाली फ्रिंजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे करेंगे ये? तो लैम्बडा की वैल्यू आपको दे रखी है। लैम्बडा बराबर कितना है, 5896 एंगस्ट्रम। तो लैम्बडा बराबर होगा 5896 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये हो जाएगा। इसी प्रकार जो स्मॉल डी है, दर्पण को कितना विस्थापित किया है, वो दिया है 0.02948 mm का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, नहीं सॉरी 10 की पावर माइनस 3 मीटर, -3 है ये। और ये पॉइंट भी हटा दूँ तो मैं 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की पावर -5 और बढ़ा सकता हूँ। तो ये आएगा 2948 गुणा में 10 की पावर -3 और -5 कितने हो गए, -8 मीटर। ये हो जाएगा ऐसे। अब ये मान रख देंगे हम। तो n बराबर 2 इंटू में d की वैल्यू है 2948 गुणा 10 की पावर -8 और तरंग दैर्ध्य का मान है 5896 एंगस्ट्रम है, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। अब 2948 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, 10 की पावर -10 ऊपर जाएगी तो प्लस की बन जाएगी। तो मतलब 10 की पावर -10, 10 की पावर -8 और 10 की पावर -10, तो कितना आएगा, 10 प्लस हो जाएगा। ये 10 की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि कितना आएगा, 100 आ जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, 100 होगा। वैसे अब तक सेकंड ग्रेड में माइकलसन व्यतिकरण मापी से नहीं पूछा है ये, क्योंकि सवाल हमने बुक में दे रखा है तो आपको दे दिया। फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है। बाकी आपको मैंने कहा था कि NCERT की जो वेब ऑप्टिक्स है उसको आप क्लियर कर लेना है पूरा। आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है, समझाया हुआ है कैसे किया है बुक में सॉल्यूशन में। यदि A प्लस B ग्रेटिंग अवयव है या ग्रेटिंग अंतराल होता है ये, तो केवल प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम प्रेक्षण की शर्त है। आपको बताया था ग्रेटिंग क्या होता है। ग्रेटिंग से होता क्या है, विवर्तन होता है, और हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी काम लेते हैं ग्रेटिंग को।
और ग्रेटिंग बनाएगा, जैसे आपने एकल छिद्र फ्रॉन परिवर्तन में एक छिद्र पड़ा था, वैसे ग्रेटिंग में ऐसे लंबी झिरियाँ मारी जाती है, कांच की पट्टी में ऐसे लंबी झिरियाँ मारी जाती है समझ लीजिए। और अब झिरियों को किसी अपारदर्शी पदार्थ से बंद कर दिया जाता है और झिरियों के बीच का गैप होता है वो पारदर्शी रहता है। तो ऐसे बहुत सारी झिरियों के बीच में पारदर्शी सतह बन जाएगी, यानी कि बहुत सारे एकल स्लिट बन जाएंगे उसके अंदर, यानी कि बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं आगे प्राप्त होगी हमारे को। तो ग्रेटिंग अंतराल का मतलब है कि कोई दो झिरियों के बीच की जो दूरी है वो a+b है। तो a+b का मान किसके लिए पूछा है, तो केवल प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम परीक्षण की शर्त है। तो प्रथम किसी भी कोटि के लिए स्पेक्ट्रम परीक्षण की जो शर्त है वो होती है a+b की जो वैल्यू है वो n लेमड़ा से बड़ी होती है और 2n+1 लेमड़ा से n लेमड़ा से बड़ी होती है और n+λ 2n नहीं n+λ से क्या होती है, n+1 से क्या होती है, छोटी होती है। आपको प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम के लिए क्या है, प्रथम कोटि स्पेक्ट्रम मतलब आपको कोटि n का मान दिया हुआ है, कितना, 1 दिया हुआ है। तो बस यहाँ सिंपल 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1λ a+b <1+1λ। ये हो जाएगा λ a+b 2λ। ये आंसर आ जाएगा जो कि पहला आंसर है। ये वैसे आपके सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको करवा दिए, ये आप छोड़ सकते हैं। ये ग्रेटिंग में सिर्फ आप जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था λ/d और स्मॉल n कैपिटल N, ये फॉर्मूला आपको इस पे कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लेना, बस आगे ज़्यादा नहीं करना आपको। आगे चलते हैं अब। तो लेमड़ा की वैल्यू a+b की वैल्यू लेमड़ा से बड़ी और 2λ से छोटी होगी प्रथम कोटि के बर्न स्पेक्ट्रम के लिए। अगला है यंग डबल स्लिट प्रयोग में यदि पर्दे को स्लिटों के तल से दूर सरकाया जाता है, तो यंग डबल स्लिट प्रयोग में ये दो स्लिटें हैं, ये दो स्लिटें हैं ऐसे S1 और S2, ये पर्दा है। पर्दा और स्रोतों के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल D से लिखते हैं। पर्दे को स्लिटों के तल से, तो ये स्लिटों का तल हो गया, ये इससे दूर सरकाया जा रहा है, मतलब D की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, मतलब D बदला जा रहा है। किसका मान बदल रहा है, D बदला जा रहा है। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पूछा है। तो देखिए कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जो होती है यंग डबल स्लिट प्रयोग में, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है λ/a। तो इस कोणीय फ्रिंज चौड़ाई में, जो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है थीटा, उसके सूत्र में कहीं भी कैपिटल D नहीं आता, यानी कि D बदलने से कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी या नियत रहेगी, नियत रहेगी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई नियत रहेगी। अगर ये फ्रिंज चौड़ाई पूछता तो फ्रिंज चौड़ाई होती है λ/d/d, तो बीटा समानुपाती होता है D के, D बढ़ाते तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा का मान बढ़ जाता है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई आपने ऐसे समझिए कि ये, और यहाँ तो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, और फिर आपने डायग्राम बना के देखा हो कभी, फॉर्मूला स्थापित किया ये कभी, तो ये जो एंगल है थीटा होता है और ये एंगल भी थीटा होता है, और यही आप समझे कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है। ये जो थीटा है वही कौन सी चौड़ाई है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई है। इसका मान है वो बदलता नहीं है, इसका मान नहीं बदलता। आगे और आएगा प्रश्न तो और समझ लेंगे इसको। आगे चलते हैं हम।
यदि ग्रेटिंग पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी हुई है 5000 एंगस्ट्रम, यानी कि 5000 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रम की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और तथा 2.54 सेंटीमीटर चौड़ाई में रेखाओं की संख्या, तो यानी कि ग्रेटिंग की चौड़ाई कितनी है, W बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 2.54 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर माइनस 2 मीटर मैं लिख सकता हूँ। रेखाओं की संख्या यानी कि n की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 2620, यानी कि वो झिरियाँ हैं वो कितनी है 2620। तो उसमें कितने दृश्य क्रम दिखाई देंगे, तो दृश्य क्रम का मान आपसे पूछा है। तो दृश्य क्रम n बराबर होता है W कैपिटल N अपॉन में लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है। तो W का मान कितना है 2.54 गुणा 10 की पावर माइनस 2, कैपिटल N का मान 2620 और लैम्बडा की वैल्यू है 5000 गुणा 10 की पावर माइनस 10, ये है। तो देखिए इसको काटेंगे तो ये आएगा पॉइंट, नहीं कितना आएगा ये, इसको नहीं काटेंगे क्या अपने, इसको काट देते हैं। 5 का इसमें 0.508 आ जाएगा ये। और 10 की पावर माइनस ये 3 है, 10 की पावर प्लस 3 होगी, यानी कि 3 जीरो है, ये इसकी 3 पावर कम कर देगी तो 10 की पावर माइनस 7 बचेगी, जो ऊपर जाके किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो कितना बचेगा ये, हम्म, इसको एक बार अपने छोड़ रहे हैं क्योंकि इससे आंसर आएगा नहीं, तो एक बार इसको छोड़ रहे हैं अपने, इसका आंसर आएगा नहीं इससे। आगे चलते हैं, ये सही नहीं किया हुआ, 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगी और 10 की पावर 7 जाएगी ऊपर वो, लेकिन प्लस की हो जाएगी, 2600 भी प्लस की, यानी कि ये संख्या इसका मान n का मान बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसको एक बार स्किप कर देते हैं अपने, ये सही नहीं है व्याख्या इसकी, ये व्याख्या गलत है। आगे चलते हैं हम। जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से 37 डिग्री के पर स्पर्शी कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। पानी का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान क्रमशः होगा। तो ये ब्रूस्टर के नियम पर आधारित है कि ये सतह है, इसके नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, या ये पारदर्शी माध्यम है कोई, ये जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। इस पर एक अध्रुवित प्रकाश किरण आपतित होती है। तो अध्रुवित प्रकाश को आप ऐसे ही दिखाते हैं और ये अभिलंब है। इसने कहा है कि जो इसका कुछ भाग परावर्तित होगा, तो परावर्तित प्रकाश है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। कैसा होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। तो ये कोण कितना है IP, ये कोण कितना है IP, तो ये कोण भी कितना होगा, परावर्तन के नियम से IP होगा। और ये एंगल है वो कितना दिया हुआ आपको, 37 डिग्री दिया हुआ है। तो अभिलंब और इस सतह के बीच में टोटल कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अभिलंब सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 90। यानी कि IP प्लस थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो IP बराबर कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा कितना दिया हुआ है 37 डिग्री। तो IP का मान जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा, 53 डिग्री। ठीक है। और कुछ भाग इसमें क्या होता है, अपवर्तित भी होता है। तो आपसे अपवर्तन कोण पूछा है,
अपवर्तित किरण है तो ये कोण पूछा है आपसे, ये कोण मान लेते हैं आर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आप याद रखें कि जब ध्रुवण होता है और ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो आप देखिए कि ये आईपी का मान है 53 डिग्री, मतलब ये भी 53 डिग्री हो गया और ये भी 53 डिग्री होगा। तो 53 और 90, 53 और 90 और ये वाला कोण यानी कि 53 प्लस 90 प्लस आर बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आर का मान आएगा कितना डिग्री, 37 डिग्री। तो अपवर्तन कोण का मान है वो कितना डिग्री प्राप्त होगा, 37 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। कितना डिग्री प्राप्त हो जाएगा, 37 डिग्री। उसके बाद है अपवर्तनांक और ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, 10 IP होता है। तो म्यू बराबर 10 IP, तो 10 IP का मान कितना डिग्री है, 53 डिग्री, और 53 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 4/3। आप इसको याद रखें कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण कितना डिग्री है, 53 डिग्री, लंब कितना है 4, आधार 3 और कर्ण कितना होता है, 5 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कितना हुआ, 4/3। ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 53 डिग्री होना चाहिए, ये आप याद रखें। तो 4/3 और कितना डिग्री, 37 डिग्री। ये अपवर्तन कोण और अपवर्तनांक का मान हो जाएगा क्रमशः। तो ये व्याख्या की हुई है, डायग्राम बना के आप समझ लेंगे इसको। आगे चलते हैं अब। किसी एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 mm पर है। पर्दा 0.80 mm चौड़ाई की स्लिट से 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। आपतित प्रकाश को एकल वर्णी मानते हुए इसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे अपने। तो इसके लिए आप एकल स्लिट का प्रयोग वाला डायग्राम बना देंगे कि ये है वो केंद्रीय उच्चिष्ट है, यहाँ पे निम्निष्ट हो गया, और ये प्रथम उच्चिष्ट है। तो ये होता है केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये है प्रथम कोटि, नहीं द्वितीय कोटि, सॉरी द्वितीय कोटि, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जितने भी उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का उच्चिष्ट। तो ये है द्वितीय कोटि का उच्चिष्ट, इधर भी यही प्राप्त होगा द्वितीय कोटि का उच्चिष्ट। और ये लाइन बीचों बीच खींच के, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल है वो मान लेते हैं कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। ये विवर्तन कोण समझ सकते हैं आप, थीटा है। तो इसके लिए विवर्तन के लिए द्वितीय कोटि के प्रथम उच्चिष्ट की क्या शर्त है। प्रथम उच्चिष्ट की शर्त होती है, आपने पढ़ी होगी कि ये द्वारक का साइज कितना है, ए है, स्मॉल ए। द्वारक या ये जो झिरी है इसका साइज आकार कितना है, ए। तो इसमें होता है ए साइन थीटा बराबर 5 λ/2। कितना होता है, 5 λ/2, ये होता है। तो इसके अलावा ये मान लो चौड़ाई, ये वाली जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक बाई है, और पर्दे की दूरी कितनी होती है, डी होती है। तो एक टेन थीटा बराबर और होता है वाई बट्टा में कैपिटल डी, और ए इधर ले जाएंगे तो इसमें साइन थीटा बराबर बनेगा 5 λ/2। आपको ज्ञात क्या करना है, लेमड़ा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका मान ज्ञात करना आपको लेमड़ा का। दोबारा समझिए, किसी एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो द्वितीय कोटि की चमकीली फ्रिंज है, और चमकीली फ्रिंजों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय कोटि के जो जो भी केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जो भी उच्चिष्ट प्राप्त होंगे उनके लिए होता है ए साइन थीटा n बराबर 2n+1
लेमड़ा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अभी आपको द्वितीय कोटि यानी कि दूसरे के लिए पूछा है तो एन का मान कितना रख दिया 2, तो एन का मान 2 रखा, 2 दुए 4 और ये कितने हो गए 5 लेमड़ा बाई 2, जो कि मैंने लिख दिया 5 लेमड़ा बाई 2 लिख दिया इसमें। अब क्या करेंगे अपने, ये इतना तो आ ही गया है और टेन थीटा बराबर ये है। इसके बाद आपको कंडीशन लगानी है कि जो थीटा है, जो थीटा है वो क्या है, अति अल्प है। थीटा अति अल्प है और अति अल्प कोणों के लिए साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के। तो साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने लिखी है 5 लेमड़ा बाई 2 है और इसकी वैल्यू कितनी है वाई बट्टा डी। तो यहाँ से लेमड़ा बराबर बनेगा 2a वाई बट्टा में 5d, ये बन जाएगा और इसमें सब मान रख देंगे। तो आपके पास बुक है तो आप देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है ए की वैल्यू केंद्र से 1.4 में पड़ता है, 0.80 मीटर चौड़ाई की इसलिए से 80 मीटर केंद्रीय उच्चिष्ट के केंद्र से 1.4 मीटर दूरी पर है। तो ये y की वैल्यू आपको दे रखी है 1.4 mm, तो y की वैल्यू है 1.4 mm और 1.4 mm को क्या लिख सकते हैं, 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इसके अलावा अपने y की वैल्यू लिख दी, इसी प्रकार हम a की वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू कितनी है, तो 80 mm, 0.80 mm मतलब 0.80 गुणा 10 की पावर माइनस 3। कैपिटल डी का मान कितना है 80 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हटा के मीटर बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 2 रख दिया, मीटर लगा लेंगे। ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें मीटर लगेगा, सब में बुक में मीटर नहीं लगा रखा है। तो ये मान रख देंगे सारे, तो 2 गुणा ए का मान हो गया 0.80 इंटू 10⁻² की पावर माइनस 3, वाई का मान कितना हो गया 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस 3 हो गया और बट्टा में 5 गुणा डी का मान हो गया 0.80 गुणा 80 गुणा में सीधा 80 गुणा में 10 की पावर माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाए तो प्लस की 2 बन जाएगी, यानी कि 100 को 0.80 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा इस मान को कट कर देगा। और ये हो गए 14 दूनी 28 यानी कि 2.8 बट्टा में 5 गुणा में ये 10 की पावर माइनस 3, ये 10 की पावर माइनस 3, तो ये 10 की पावर कितने बन जाएंगे माइनस का 6 बन जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 560 गुणा 10 की पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि 560 नैनो मीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 560 नैनो मीटर। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, दो समतल ध्रुवण पट्टिकाओं की व्यवस्था में इनके तल इस प्रकार अभिविन्यासित हैं कि उनसे पारगमित प्रकाश की तीव्रता है, आपतित प्रकाश को क्या मानना है अध्रुवित। इनमें से एक पट्टिका को कितने कोण से घुमाया जाए कि जिससे पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम की 1/4 रह जाए। तो इसमें आपने पढ़ा हुआ है मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या होता है, आई बराबर आई नोट क्या है अधिकतम प्रकाश की तीव्रता और कोस स्क्वायर थीटा, कितने कोण से घुमाएं, यानी कि आपको थीटा का मान चाहिए, कितने कोण से घुमाएं कि पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता कितनी रह जाए, यानी कि आई है जो ये पारगमित प्रकाश होता है इसकी तीव्रता है वो अधिकतम की कितनी रह जाए 1/4 रह जाए। तो हम इस आई की जगह लिख देंगे आई नोट बाई 4 बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, आई नोट से आई नोट कट जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1/4 और कोस थीटा बराबर आएगा 1/4। तो थीटा बराबर है 1/4 वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और इधर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, थीटा बराबर आएगा कोस इनवर्स 1/2। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस आता है, ऑप्शन 2 रखे हैं ना, तो आप जब भी वर्गमूल करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो फिर कोस के दो मान संभव होंगे, 1/2 है तो कितना डिग्री होगा 60 डिग्री और माइनस 1/2 है तो कितना होगा 120 डिग्री।
120 डिग्री, यानी 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3 और 120 डिग्री लिख देंगे 2π/3। तो इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, π/3 व 2π/3। इस प्रकार कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यंग डबल स्लिट प्रयोग पहले हवा में फिर द्रव में किया जाता है। यह परीक्षित किया जाता है कि द्रव में 10वीं चमकीली फ्रिंज एवं हवा में 8वीं अद्वित फ्रिंज पर्दे पर समान स्थान पर बनती है। द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो 10वीं और 8वीं अद्वित फ्रिंज, द्रव में तो 10वीं फ्रिंज और हवा में 8वीं अद्वित फ्रिंज। तो इसमें ऐड करते हैं एक पेज। तो ये यंग डबल स्लिट प्रयोग का सेटअप है और ये पर्दा है। अब ये क्या कह रहा है कि अभी ये द्रव में किया जा रहा है प्रयोग, द्रव में। तो जब द्रव में है ये प्रयोग, तब मान लेते हैं दूरी बाई है और यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रही है। इस बिंदु की दूरी कितनी है, बाई, और यहाँ पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, 10वीं चमकीली फ्रिंज। बाद में कह रहा है कि इस सेटअप को हवा में किया गया, तो हवा में वापिस उतनी दूरी पर, मतलब वाई दूरी पर ही, वाई दूरी पर 8वीं अद्वित फ्रिंज बन रही है। कौन सी बन रही है, 8वीं अद्वित फ्रिंज बन रही है। ठीक है। तो ये दोनों दूरियां क्या आपस में बराबर है, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। और यंग डबल स्लिट प्रयोग में ये जो y होता है वो होता है डेल्टा एक्स डी अपॉन में स्मॉल डी। डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, पथांतर, और कैपिटल डी क्या है, पर्दे की दूरी है स्रोतों से, और स्मॉल डी है स्लिटों के बीच की दूरी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि y जो द्रव में है वो y हवा के बराबर है, लेकिन y द्रव में है जब कौन सी फ्रिंज बन रही है, 10वीं चमकीली फ्रिंज बन रही है, और जब हवा में है तो कितनी बन रही है, 8वीं अद्वित फ्रिंज बन रही है। ठीक है। अब इस y का मान कितना होगा, तो कितनी चमकीली फ्रिंज बन रही है, 10, और y की वैल्यू हम लिखेंगे 10 चमकीली और 8वीं अद्वित फ्रिंज बन रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स द्रव कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, और इधर लिखूंगा मैं डेल्टा एक्स हवा और कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। स्मॉल डी कट जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा। तो इसके बाद आप करेंगे इसको, डेल्टा एक्स का मान, डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर है, तो चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, पथांतर होता है n लेमड़ा, यानी कि 10 लेमड़ा। तो ये आएगा 10 लेमड़ा और द्रव में तो 10 लेमड़ा डैश आएगा, और इधर कितना है, इधर है 8वीं चमकीली फ्रिंज बन रही है। तो चमकीली फ्रिंज 8वीं अद्वित फ्रिंज बन रही है। अद्वित फ्रिंज के लिए क्या होता है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2 होता है। पथांतर कितना होता है, 2n+1 लेमड़ा बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू है 8। 2n-1 करेंगे इसको, 2n-1 लेमड़ा बाई 2। तो n का मान 8 है, तो 2 गुणा 8 माइनस 1 और लेमड़ा बाई 2, तो ये बन जाएगा 15 लेमड़ा बाई 2। तो ये बनेगा 15 लेमड़ा बाई 2 बन जाएगा, ये 15 लेमड़ा बाई 2। इसके बाद हम करेंगे इसको, तो तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक यदि n हो तो तरंग दैर्ध्य का मान, या यूं बोलूं कि द्रव में तरंग दैर्ध्य का मान जो होता है वो हवा में तरंग दैर्ध्य का कितना होता है, 1/n गुना।
ये एन क्या है, द्रव का अपवर्तनांक। यानी कि हवा वाला तरंग दैर्ध्य पता हो, द्रव वाला ज्ञात करना हो, तो उस द्रव के अपवर्तनांक का हवा के तरंग दैर्ध्य में भाग दे देते हैं, तो आएगा 10 लेमड़ा। क्योंकि हवा में हमने तरंग दैर्ध्य कितना मान लेना है, लेमड़ा। और यहाँ है, ये तो द्रव है, द्रव में लेमड़ा डैश, और यहाँ क्या मान लेना है, लेमड़ा। तो ये 15 लेमड़ा बाई 2, और इधर लेमड़ा बाई एन हो जाएगा, लेमड़ा बाई एन। अब इससे अपने करेंगे इसको, तो लेमड़ा से लेमड़ा कट हो जाएगा, और एन बराबर आएगा 10 गुणा 2 बट्टा में 15। तो ये काटेंगे तो ये आएगा 4 बट्टा में 3। कितना आएगा, 4 बट्टा में 3 आ जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको, तो इसका आंसर आएगा 4 बट्टा में 3। कितना आएगा, 4 बट्टा में 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसे समझाया है बिल्कुल बढ़िया से। द्रव के लिए लिक्विड वर्ड यूज किया, बाकी सेम है, आप देख सकते हैं। यंग डबल स्लिट प्रयोग में पर्दे के निर्धारित क्षेत्र में 12 फ्रिंजें बनती हुई दिखती हैं। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रारंभिक मान की 2/3 कर दी जाए तो पर्दे के समान क्षेत्र में दिखने वाली फ्रिंजों की संख्या होगी। तो ये इस फॉर्मूले पर आधारित है, एन लेमड़ा वन लेमड़ा वन, एन वन लेमड़ा वन, एन टू लेमड़ा। तो प्रारंभ में लेमड़ा वन का मान लेते हैं लेमड़ा है, बाद में लेमड़ा टू कितना हो जाता है, पहले वाले का 2/3, यानी कि 2/3। और यहाँ एन वन का मान कितना दिया हुआ है, 12, और एन टू का मान आपको ज्ञात करना है। तो एन वन लेमड़ा वन बराबर एन टू लेमड़ा टू, और एन वन का मान कितना है, 12, और ये लेमड़ा, और ये होगा 2/3, और एन टू तो ज्ञात करना है, 2/3 लेमड़ा, लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा, और एन टू बराबर आएगा 18। कितना आ जाएगा, एन टू बराबर 18 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अब। एक स्रोत जिसमें हाइड्रोजन व ड्यूटेरियम परमाणुओं का मिश्रण है, लेमड़ा का मान कितना दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य का मान, लेमड़ा का मान दिया हुआ है 6570 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। एक लाल द्विक जिसका पार्थक्य कितना है, पार्थक्य का मतलब है कि आपको डी लेमड़ा की वैल्यू दी है, डी लेमड़ा बराबर कितना दिया हुआ है, 1.8 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर है। एक समतल ग्रेटिंग जो प्रथम कोटि में, यानी कि एन का मान कितना दिया हुआ है, 1 कोटि में, प्रथम कोटि मतलब एन बराबर 1 में इस द्वीप को विभेदित कर सके में आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या होगी। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, डी लेमड़ा अपॉन में डी लेमड़ा स्मॉल एन इंटू एन। तो लेमड़ा की वैल्यू है 6570 बट्टा में डी लेमड़ा की वैल्यू कितनी है, 1.8 गुणा 10⁻−10, और ये भी 6570 गुणा 10⁻−10 है। एन का मान 1 और कैपिटल एन आपको ज्ञात करना था, रेखाओं की संख्या। तो ये जो मान आएगा वो कितना मान आएगा, इसको आप हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3650 रेखाएं। कितनी आएगी, तो ऐसा ये इस पे आप सवाल कर लेना ग्रेटिंग पे, बस इससे ज़्यादा हार्ड आपके सवाल नहीं आएगा। ग्रेटिंग में जो भी आए हैं ये प्रश्न आपको करने हैं बस। 25:4 तीव्रता की दो तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो ये जो आपको दिया वो दिया हुआ I1 बट्टा में I2 बराबर 25/4। तो I मैक्सिमम बट्टा में I मिनिमम आप सीधा भी कर सकते हो, √I1 प्लस √I2 बट्टा में √I1 माइनस √I2, ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर I1 बट्टा में I2 माइनस +1 का होल स्क्वायर, और I1 बट्टा में I2 -1 का होल स्क्वायर, दोनों में सेम आंसर आएगा। ये आसान रहता है, तो मैं लिखूंगा √25 प्लस √4 का होल स्क्वायर बट्टा में √25 माइनस √4 का होल स्क्वायर।
कितना आएगा 5 + 2 का होल स्क्वायर बट्टा में 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 5 + 2 कितना होता है 7 स्क्वायर बट्टा में 3 स्क्वायर, कितना आएगा 49 बट्टा में 9। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। ये प्रश्न कई बार अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आया ऐसा सवाल, तो आप इन पे पूरा फोकस रखिए ऐसे प्रश्नों पे। जब किसी पदार्थ पर आपतित कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, पदार्थ के अंदर अपवर्तित किरण का वेग होगा। तो ये अध्रुवित प्रकाश है और ये कह रहा है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः कैसा है, ध्रुवित है। तो पक्की बात है कि ये अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, आईपी। आईपी कौन सा कोण होता है, ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण पे आपतित होती है ना, तभी यहाँ से ये जो वाला प्रकाश है वो कैसा प्राप्त होता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। और ये है सघन माध्यम और इसका अपवर्तनांक कितना है n। इसमें भी प्रकाश जाएगा और इस प्रकाश किरण की क्या पूछिए आपको, चाल पूछिए। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल हम इस प्रकार निकालेंगे कि जो मीडियम में चाल है वो हवा में चाल, हवा में चाल कितनी होती है C/n, ये होता है, ये होता है। तो मतलब आपको n चाहिए, n क्या है, अपवर्तनांक। तो आपको ध्रुवण कोण, आपतित कोण कितना है 60 डिग्री, तब ये ध्रुवित हुए, मतलब ये आपतन कोण जो आईपी है वो ही ध्रुवण कोण है और इसका मान कितना है 60 डिग्री। तो tan आईपी किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के। तो tan कितना डिग्री है ये 60 डिग्री और 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो अब हम मीडियम, इस मीडियम में चाल निकालेंगे तो बी एम बराबर आएगा C/n। तो C का मान है 3 × 10⁸ बट्टा में n का मान कितना है √3। √3 से कटेगा तो ये √3 इंटू में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी कि इसका इनडायरेक्टली आपसे ब्रूस्टर का नियम लगवाना था, वो आपसे करवा दिए। आगे चलते हैं। यंग डबल स्लिट प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा तथा दो स्रोतों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। यदि पर्दे को स्लिटों के तल से दूर ले जाया जाए तो फ्रिंजों का कोणीय पृथक्करण। तो पर्दे को फ्रिंजों से दूर ले जाया जा रहा है, इसका मतलब कैपिटल डी का मान बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो कोणीय पृथक्करण होता है थीटा, वो होता है λ/a। इसके फॉर्मूले में कहीं भी कैपिटल डी नहीं है। लैम्बडा क्या है, तरंगदैर्घ्य, और ए क्या है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है, पर्दे वाली दूरी नहीं है। तो थीटा का मान है वो डी पर निर्भर नहीं करता, मतलब क्या रहेगा, अचर रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है एग्जामों में। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि न्यूटन बलीय प्रयोग में वायु में फिल्म बनती है, प्रथम 4 चमकीली बल्लियों के व्यासों का अनुपात होगा। तो पहली चमकीली फ्रिंज है वो केंद्रीय फ्रिंज बनती है, उसके लिए n = 0, फिर दूसरी बनेगी n = 1, तीसरी बनेगी n = 3 और चौथी बनेगी n = 4। ये हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा, आपने पढ़ा है 2n+1 r λ/μ। चमकीली फ्रिंजों का व्यास यही होता है। तो dn है वो रूट में 2n+1 के क्या है समानुपाती, यानी कि विषम संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है व्यास। क्योंकि प्रथम 4 मतलब पहली दूसरी तीसरी पूछा, मतलब n की वैल्यू दी हुई है आपको। तो n = 0 पर dn कितना आएगा, n = 0 पे dn आएगा, n का मान 0 तो 1 आएगा रूट में। फिर n = 1 पर, n = 1 पर करोगे तो 1 × 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो दूसरा आएगा √3। और n = 2 पर कितना आएगा √5 और n = 3 पर
n बराबर 3 यानी कि 3 2 6 और एक साथ √7, तो ये 4 फ्रिंजों के व्यासों का अनुपात हो जाएगा 1:3:5:7 रूट में विषम संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होता है चमकीली फलियों का व्यास। आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला दिया, हमने कल भी बात की थी इस फॉर्मूले की। आगे चलते हैं। हम दो ध्रुवण शीटों की ध्रुवण दिशाएं परस्पर समांतर है और परिणाम स्वरूप निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक शीट को इस प्रकार घुमाया जाता है कि तीव्रता आधी रह जाए, तो निम्न में से कौन सा सही घुमाव कोण होगा। तो ये हमने कल भी किया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तीसरी बार आया, मतलब 3 अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आई का मान कितना दिया हुआ है, I0/2 दिया हुआ है। तो इससे जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री आएगा। आप सोल्व करके देखना, नहीं तो पीछे कल वाला वीडियो में देख लेना या बुक में देख लेना। पीछे शुरुआत में जब ये क्वेश्चन आया तो उसको सोल्व किया हुआ है। आगे चलते हैं। I व 4I तीव्रता के दो कल्ला सम्मत प्रकाश पुंज व्यतिकरण प्रतिरूप बनाते हैं। ऐसे बिंदु जहां पर कलांतर शून्य हो पर तीव्रता होगी। तो I1 का मान दे रखा है I और I2 का मान दे रखा है 4I। दो कल्ला सम्मत प्रकाश पुंज है। कलांतर कितना है इनके बीच का, 0। कलांतर कौन होता है, I का मान कितना है, 0 है। तो तीव्रता पूछिए, कलांतर 0 है तो तीव्रता कितनी होगी वो आपसे पूछिए। तो इसको कैसे निकालेंगे अपने, तो इसको निकालेंगे अपने I बराबर I1 + I2 + √2 √I1 I2 और cos 0 डिग्री। I1 का मान I, I2 का मान 4I प्लस में 2 I1 का मान I और इसका मान 4I, और ये 1 हो ही जाएगा। तो I और 4I कितने हो गए, 5I प्लस में 2 और ये 2 बाहर और आएंगे, 2 × 2 और √I × √I कितना हो जाएगा I। तो ये आएगा 5I + 4I बराबर 9I। तो नई जो तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, 9I। इसका आंसर हो जाएगा 9I। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के कारण प्रकाश की तीव्रताएं I तथा 4I है। पर्दे पर केंद्रीय उच्च से कितनी दूरी पर तीव्रता औसत तीव्रता के बराबर होगी। और फ्रिंज चौड़ाई क्या है, मतलब आंसर है जो तीव्रता का मान है वो B के रूप में ज्ञात करना है। किसके रूप में ज्ञात करना है, B के रूप। केंद्रीय उच्च से कितनी दूरी पर तीव्रता, नहीं सॉरी, केंद्रीय उच्च से कितनी दूरी पर औसत तीव्रता के बराबर होगी। तीव्रता है वो औसत तीव्रता के बराबर हो। तो I1 का मान दिया हुआ है I, पहले तो आप औसत तीव्रता निकालेंगे। I2 का मान दिया है 4I, तो I मैक्सिमम कितना होगा, I मैक्सिमम होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो √I प्लस में 4I रूट का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, ये 1 √I और ये 2 √I बनेंगे, यानी कि 3 √I का होल स्क्वायर, यानी कि 9I आएगा। तो I मैक्सिमम कितना आ गया, 9I आ गया। इसी प्रकार I मिनिमम करेंगे तो I मिनिमम आएगा √I - √4I। तो ये 1 में से 2I जाएंगे तो 1I बचेगा, यानी कि ये बनेगा I। ठीक है। अब औसत तीव्रता, औसत तीव्रता आपने निकाली नहीं होगी कभी। औसत तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बट्टा में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। I मैक्सिमम कितना था, 9I, और I मिनिमम कितना था, I बट्टा में 2, यानी कि I एवरेज है, जो औसत तीव्रता है वो कितनी है, 5I है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पर्दे केंद्रीय उच्च से पर्दे के कितनी दूरी पर जो तीव्रता होगी वो औसत तीव्रता के बराबर होगी। मतलब आपसे सीधा कहे कि ये जो पर्दा है इससे कितनी दूरी पे, मान लो y दूरी है यहाँ पर, इस पर जो तीव्रता है
वो एवरेज तीव्रता के क्या हैं, बराबर है, ये आपसे पूछा है। तो अब ज्ञात कैसे करेंगे वो देखना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने आगे हल करेंगे थोड़ा इसको। तो आगे चलते हैं। अब आगे तो ये 5i आ गया। अब इसको करेंगे अपने आगे। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो आई एवरेज है वो आई के क्या है, बराबर। तो आई एवरेज का मान कितना है, 5i। और आई आपको आपको पता आई कैसे निकालते हैं, i1 + i2 + 2 √i1 √i2 और cos फाई, यानी कि हम यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, फाई की। फाई की निकालेंगे तब भी काम चलेगा। तो ये 5i है, ये आई है, और ये 4i है, प्लस में 2 √i 4i और cos फाई, ये है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5i प्लस में 2 गुणा 2 यानी कि 4i बनेगा और cos फाई। और 5i है, इधर भी 5i है, ये इधर आके माइनस होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 4i cos फाई बराबर कितना आएगा, 0। तो cos फाई बराबर कितना आएगा, 0। तो cos फाई बराबर कितना आ जाएगा, cos फाई का मान 0 कितने डिग्री पर होता है, 0 आया है, तो फाई बराबर आएगा cos इनवर्स 0 डिग्री, यानी कि कितना आएगा, π/2। कितना आएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद यंग डबल स्लिट प्रयोग में d sin थीटा बराबर होता है λ/, पथांतर है ये। पथांतर कितना होता है यंग डबल स्लिट प्रयोग में, d sin थीटा, और पथांतर बराबर होता है λ/में 2π इंटू में कलांतर। तो फाई क्या है, कलांतरी है, तो कलांतर का मान कितना है आपके पास, π/2 है। तो λ/2π इंटू में कलांतर कितना है, π/2 है। तो पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आएगा, λ/4। पथांतर कितना आ गया, d sin थीटा बराबर λ/4। इतना काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर आपको बी के रूप में चाहिए, बीटा के रूप में। और बीटा तब भी आएगा जब कहीं ऐसा बनेगा, λ/D/में तो लेमड़ा भी आना चाहिए। इसके लिए अपने अब क्या करेंगे, कि यंग डबल स्लिट प्रयोग में आप ये जानते हैं कि अब इससे d sin थीटा बराबर ये आ गया, तो sin थीटा बराबर आएगा λ/4 d। जबकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है y/D। थीटा अत्यल्प हो तो sin थीटा है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो λ/4d के बराबर, यानी कि ये मान इस मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से y बराबर आएगा λD/4d। तो ये मान देखिए किसका है, b का। b मतलब यहाँ b दिया, वैसे बीटा होता है, तो b/4। तो कितनी दूरी पर इस y का मान कितना है, इस y का मान होगा λD/4d। करना कैसे है, पहले आपको एवरेज निकालनी है। फिर दिया कि एवरेज है वो कितनी दूरी पे एवरेज तीव्रता है के, मतलब इस दूरी, मतलब y दूरी मान लिया हमने, इस y दूरी पर जो तीव्रता होगी वो इन दोनों की औसत तीव्रता के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने I बराबर I एवरेज करके यहाँ से फाई का मान निकाला, कलांतर का मान निकाला, और कलांतर को देखते हुए हमने निकाला पथांतर। पथांतर से हमारे को क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा। क्या प्राप्त हुआ, साइन थीटा। और टेन थीटा हमारे को पता होता है Y/D होता है, तो उससे हमने ये मान निकाल दिया। ऐसे करना है, मतलब 3 स्टेप हो गए इस सवाल में, कि पहले एवरेज निकालो, फिर फाई निकालो, और फिर साइन थीटा टेन थीटा बराबर करके मान निकाल दो। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है ये
ए शेप में आया हुआ है। ए शेप में थोड़े लेवल हाई आते हैं प्रश्नों के। आगे चलते हैं अब। सूर्य का प्रकाश एक तालाब पर तिर्यक आपती तथा परावर्तन के कारण पूर्णतः ध्रुवित होता है। क्षितिज से सूर्य की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको अपने इसी में समझ लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश ऐसे आपतित हो रहा है और ये ध्रुवण कोण है आईपी, तो ये भी ध्रुवण कोण आईपी है, क्योंकि ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः कैसा है, ध्रुवित है। तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछी है, यानी कि यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पूछी है इस प्रश्न में। किसकी वैल्यू पूछी है, थीटा की। तो आईपी का मान कितना होगा, तो तालाब मतलब तालाब में पानी होगा, तो 10 आईपी बराबर होगा पानी का अपवर्तनांक n, और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 4/3। तो 10 आईपी बराबर 4/3, तो आईपी बराबर होगा 10 इनवर्स 4/3। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि 4/3 कितने पर होता है, 53 डिग्री पर। 10 53 डिग्री का मान कितना होता है, 4/3 होता है। तो आईपी कितना आ गया, 53 डिग्री। और इस पूरे एंगल को देखिए 90 डिग्री है, तो यानी कि आईपी प्लस में थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर होगा 90 माइनस आईपी, और आईपी कितना निकाल रखा है आपने, 53 डिग्री। तो थीटा यानी कि तिर्यक ऊंचाई है वो कितना डिग्री आएगी, तिर्यक ऊंचाई है वो 37 डिग्री आएगी। तो इसमें आप आंसर की में सही कर लेना, ये 53 डिग्री लगाओ, जबकि क्या है ये 37 डिग्री है। ये आंसर की में 53 दिया होती है। आप क्वेश्चन नंबर 43 का सही कर लेना। आगे चलते हैं अब। यंग के द्विसली प्रयोग में प्रेक्षित फ्रिंज चौड़ाई b है यदि स्रोत की आवृत्ति दुगनी की जाती है तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। स्रोत की आवृत्ति दुगनी करनी है, तो बीटा जो होता है वो होता है लेमड़ा डी अपॉन में स्मॉल डी, और लेमड़ा बराबर होता है सी अपॉन में न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति। तो मैं बीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो लेमड़ा को हटा के तो बनेगा सी डी अपॉन में न्यू डी। तो बीटा और आवृत्ति के बीच में क्या रिलेशन हो गया, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं पहले बीटा 1 है, आवृत्ति कितनी है, न्यू 1। फिर फ्रिंज चौड़ाई बीटा 2 फिर आवृत्ति न्यू 2 है, जो कि न्यू 1 की कितनी है, 2 गुणी है। आवृत्ति दुगुनी कर दी, 2 गुणी। तो बीटा 2 बट्टा बीटा 1 करना है, तो कैसे करेंगे आप सब जानते हो। बीटा 2 के सामने कौन आएगा, न्यू 1, और बीटा 1 के सामने न्यू 2। तो न्यू 1 बट्टा में न्यू 2 का मान कितना है, 2 न्यू 1। तो ये आएगा बीटा 2 बराबर बीटा 1/2। तो बीटा वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बीटा 1 का मान कितना है, b है। प्रश्न में दिया बीटा 1 का मान b है, तो ये आ जाएगा b/2। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। व्यतिकरण प्रयोग में 600 nm का प्रकाश प्रयुक्त करने में पर्दे पर 10 फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न सेम वही आ गया। ये है लेमड़ा 1 का मान, ये है n1 का मान। यदि 400 nm का प्रकाश प्रयुक्त किया, यानी कि ये लेमड़ा 2 है और आपको n2 ज्ञात करना है, यानी कि n1 लेमड़ा 1 बराबर n2 लेमड़ा 2 कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। आगे चलते हैं अब। ये कर लेंगे आप, बहुत बार आया था प्रश्न। पर्दे के एक बिंदु पर व्यतिकरण करती दो प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर λ/4 है। इस बिंदु पर तीव्रता व केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता का अनुपात होगा। तो देखिए आप याद रखें कि केंद्रीय फ्रिंज कहाँ बनती है, बिल्कुल सेंटर में। और यहाँ पर तरंगे, एक तरंग ऐसे जाती है और एक तरंग, इनके बीच का जो पथांतर और कलांतर है, पथांतर व कलांतर दोनों ही कितना होता है, 0 होता है। पथांतर और कलांतर दोनों 0 होते हैं। तो तीव्रता कितनी होगी, फिर तीव्रता होती है I बराबर, आपने ये फॉर्मूला देखा हो, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो फाई का मान कितना है, 0 है, तो ये I का मान cos 0 बनेगा। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये बनेगा 4I0। तो ये तो है किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता। तो केंद्रीय उच्चिष्ट तीव्रता कितनी होती है, 4I0। एक कह रहा है कि दोनों तरंगों के मध्य पथांतर कितना है, λ/2।
तो पथांतर यदि लेमड़ा बाई 2 है तो कलांतर कितना होगा, तो कलांतर बराबर होता है पथांतर गुणा में 2 पाई अपॉन में लेमड़ा। तो पथांतर का मान है लेमड़ा बाई 4, ये होगा 2 पाई अपॉन में लेमड़ा से लेमड़ा कट जाएगा तो ये आएगा पाई बाई 2। कितना आएगा, पाई बाई 2। इसमें हमने ये जंक्शन लिया है कि यहाँ जिस तरंग निकले उसकी तीव्रता भी आई नोट और इसकी तीव्रता भी कितनी है, आई नोट है। ये हमने इसको मान लिया है पहले से, तब आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब यदि मैं वापिस यही फॉर्मूला लगाऊं, आई बराबर 4 आई नोट कोस स्क्वायर। अब फाई का मान, कलांतर फाई होता है, फाई का मान कितना है, पाई बाई 2। तो फाई बाई 2 का मान कितना होगा, यहाँ तो फाई बाई 2 होता है, फाई बाई 2, फाई का मान है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बट्टा में पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 बट्टा में पाई बट्टा में 2 कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आएगा 4 आई नोट कोस स्क्वायर पाई बाई 4, यानी कि कोस 45, और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 आई नोट गुणा में 1/2 कितना आएगा, ये 2 आई नोट आएगा। कितना आएगा, 2 आई नोट। तो लेमड़ा बाई 4 पर तीव्रता कितनी आएगी, 2 आई नोट। तो आपसे पूछा है कि लेमड़ा बाई 4 पर तीव्रता और केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता का अनुपात कितना होगा। तो लेमड़ा बाई 4 पर है 2 आई नोट और केंद्रीय उच्चिष्ट कितनी है, 4 आई नोट। तो यह आएगा 1/2, यानी कि 1:2 आ जाएगा। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश के दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 जो समान कला में लेमड़ा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, क्रमशः मूल बिंदु तथा बिंदु 0, 3 लेमड़ा पर रखें। तो इसके लिए आपको निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा कि एक प्रकाश स्रोत है वो यहाँ रखा हुआ है S1 और यहाँ रखा हुआ है S2। इसके निर्देशांक है 0, 0 और इसके निर्देशांक है 0 और 3 लेमड़ा, यानी कि बाई एक्स पर मान कितना है, 3 लेमड़ा, यानी कि ये लंबाई कितनी है, 3 लेमड़ा है। ये लंबाई कितनी है, 3 लेमड़ा। प्रकाश के एक सहसंचक को धनात्मक x दिशा में चलाया जाता है, तो यानी कि पर्दा है, पर्दे को धनात्मक x दिशा में चलाया जा रहा है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण x अक्ष पर प्राप्त होने वाले प्रथम कोटि के उच्चिष्ट की अवस्थिति है, प्रथम कोटि के उच्चिष्ट की। और तो प्रथम कोटि मतलब प्रथम उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद व्यतिकरण में क्या प्राप्त होता है, प्रथम उच्चिष्ट। उसके लिए पथांतर का मान, पथांतर का मान कितना होता है, पथांतर का मान होता है लेमड़ा। 1 लेमड़ा पे प्रथम उच्चिष्ट, 2 लेमड़ा पे द्वितीय उच्चिष्ट, 3 लेमड़ा पे तृतीय उच्चिष्ट, ऐसे बनते हैं व्यतिकरण में। तो पथांतर का मान कितना है, लेमड़ा। तो पर्दे को ऐसे ले जाते जाएंगे तो यहाँ कहीं कहीं भी, मतलब इस पॉइंट पे बताना है कि इस पॉइंट पे आपको पर्दे को कहाँ रखें, मतलब एक्स दिशा में, एक्स अक्ष है कि ये मान लो यहीं मिला है, ये दूरी मान ली कितनी है, एक्स। इस एक्स दूरी का मान ज्ञात करना है कि ताकि यहाँ पर, क्योंकि तरंग यहाँ से भी आएगी और तरंग यहाँ से भी आएगी और उनका व्यतिकरण होगा, और वो दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हुई कितने पथांतर पे मिले, लेमड़ा पथांतर पे। कितने पथांतर पे मिले, लेमड़ा पथांतर पे मिले, तब यहाँ पे प्रथम उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसका सीधा लॉजिक है कि ये भुजा अपने से बना दी, ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यदि ये 3 लेमड़ा है, इसको मैं 5 लेमड़ा मान लूँ तो ये कितना होगा, 4 लेमड़ा। और फिट भी बैठता है कि ये कर्ण 5 है और आधार कितना है, 4, तो लंब कितना है, 3, या लंब और आधार क्रम से 3 और 4 है तो कर्ण कितना होगा, 5। और ये इस बात पे भी बैठ रहा है कि पथांतर का मान कितना है, लेमड़ा होना चाहिए। तो इसके द्वारा चला गया पथ कितना है, 5 लेमड़ा, और इसके द्वारा कितना लग गया है, 4 लेमड़ा। पथ का अंतर कितना हुआ, 5 लेमड़ा माइनस 4 लेमड़ा बराबर कितना आया, लेमड़ा ही आया। तो अब ये दूरी कितनी होगी, तो इस x का मान किसके बराबर होगा, 4 लेमड़ा के बराबर होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, सीधा बस लॉजिक से हल कर देना इसको। x बराबर 4 लेमड़ा, ये आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे चलते हैं।
एन एक समान तरंग जिसमें प्रत्येक की तीव्रता आई नोट है, एक दूसरे को व्यतिक्रमण करती है। जब स्रोत क्रम से कल्ला संबंध तथा कल्ला असंबंध हो तब अधिकतम तीव्रताओं का अनुपात। तो देखिए इसमें कल्ला असंबंध स्रोत का जिक्र और हो गया। तो अपनों ने कल्ला असंबंध स्रोतों के बारे में नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ा लेवल इसका ठीक नहीं है, प्रश्न का आपके हिसाब का नहीं है, फिर भी उत्तर कितना है इसका एन है। कभी आ जाए तो कर देना, बाकी ऐसा प्रश्न आता नहीं है। आगे चलते हैं। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने की अवधारणा है। तो पानी में हवा का बुलबुला जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये रे ऑप्टिक्स का प्रश्न आ गया इसमें। आगे चलते हैं। यदि किसी स्थान पर दो तरंगों के आयामों का अनुपात 1:2 हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो ये हमने प्रश्न नंबर जो 1 किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है कि आई है वो ए स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो रूट आई है वो किसके बराबर होगा, रूट आई है वो ए के समानुपाती होगा। तो अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम बट्टा में क्या निकालना है, आई मिनिमम निकालना है। तो मैं इसको लिखूंगा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बट्टा में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे कर देंगे इसको, आप करके देखना इसको, बहुत आसान प्रश्न है ये, मेरे हिसाब से आप कर देंगे। पहला प्रश्न जो किया था बिल्कुल हूबहू उसके जैसा ही है ये। तो आप इसको कर पाएंगे आराम से। तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि रूट आई वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट आई वन की जगह आप लिख सकते हो ए वन प्लस A2 का होल स्क्वायर बट्टा में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान कितना है 1, A2 का वैसे ये मान नहीं है एक्चुअल में, ये मान ऐसे मान सकते हो कि ये यदि 1x है तो ये कितना है 2x है, ऐसे मान सकते हो आप। वैसे x भी रखना चाहिए आपको, लेकिन नहीं रखते हो तो भी उत्तर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि x यहाँ भी आएगा x यहाँ भी आएगा, कॉमन आके कट जाएगा। तो 1+2 बट्टा में 1-2 का होल स्क्वायर ऐसे करेंगे। तो 3 का होल स्क्वायर बट्टा में -1 का होल स्क्वायर दिया जाएगा 9:1। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। अब जो अगला वीडियो आएगा वो सोमवार यानी मंडे को आएगा। तब तक आप इन 50 प्रश्नों का एक बार फिर कीजिए, और फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो होता है तो कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में किए जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। और आप बुक को मंगवाइए, बुक को पढ़िए, विश्वास कीजिए आराम से आप 15 क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नमस्कार।